स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। देखा जाए तो आज हम चर्चा करेंगे 1 और 2 मई का ये वीडियो है। इसमें 1 और 2 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपको वीडियो प्राप्त होगा उसमें देखा जाए 3 से लेकर 5 मई के वीडियो एक साथ कंप्लीट कंपाइल फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मैं छुट्टी पर था और राज्य से बाहर होने के कारण वीडियो क्लास आपकी चल नहीं पा रही थी जो करंट अफेयर की थी। लेकिन वापस हम लोग कंटिन्यू करते हैं और कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर देखा जाए प्रीलिम्स के फैक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट डाटा भी आपको मिल जाएगा जो आप मुख्य परीक्षा में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से आपके कौन से पेपर में वो फैक्ट्स, वो डाटा, वो केस स्टडी इंक्लूड हो सकती है, सारी चीजें इस क्लास में बताई जाती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी खबरें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर देखा जाए केवी सुब्रमण्यम के बारे में। ठीक है, केवी सुब्रमण्यम के बारे में चर्चा करें। देखा जाए तो शिकागो यूनिवर्सिटी एलुमनाई अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। वैश्विक आर्थिक नीति में उत्कृष्ट योगदान का ऐतिहासिक सम्मान यहाँ पर दिया गया है। चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट किसको प्रदान किया गया? केवी सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले अर्थशास्त्री हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए इनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुरस्कार सबसे पहले तो देखा जाए जो ये पुरस्कार है एलुमनाई अवार्ड ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट, इसके बारे में चर्चा कर ले तो 1941 से लगातार स्थापित और प्रदान किया जा रहा है, यानी कि 1941 से इसको देखा जाए प्रदान किया जा रहा है। अब केवी सुब्रमण्यम की उपलब्धियों की चर्चा करें तो कोविड-19 के दौरान का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो महामारी के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण और नीतिगत उपायों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही साथ वर्तमान में देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यानी आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के तौर पर तैनात है केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए क्यों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले तो देखा जाए जब भी फर्स्ट इन इंडिया, मैं आपको हमेशा वीडियो क्लास आज पिछले 1-1.5 साल से क्लास हमारी चल रही है और हमेशा मैं आपको कहता हूँ जब भी भारत में पहला, विश्व में पहला, उत्तर प्रदेश में पहला, ऐसे कोई बिंदु आता है तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए पहले भारतीय अर्थशास्त्री होने के कारण देखा जाए प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है फर्स्ट इन न्यूज के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए ये पुरस्कार पाने वाले यानी कि शिकागो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, इसकी ओर से एलुमनाई अवार्ड ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट पाने वाले पहले भारतीय कौन? केवी सुब्रमण्यम। इस दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आईएमएफ कार्यकारी निदेशक और शिकागो यूनिवर्सिटी के संदर्भ में इस इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के प्रमुख हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक, वर्तमान में पूछ सकता है कि आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है? केवी सुब्रमण्यम। चलिए आगे देखते हैं, इन्फोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए इन्फोसिस, नितिन परांजपे बने नए वाइस चेयरमैन। नितिन परांजपे नए वाइस चेयरमैन बन गए हैं किसके? इन्फोसिस के। चलिए देखते हैं, यहां पर देखा जाए तत्काल प्रभाव से नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया है, नितिन परांजपे को, इन्फोसिस का। ठीक है, चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए कंपनी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ठीक, अध्यक्ष कौन है इन्फोसिस के वर्तमान में? तो नंदन नीलेकड़ी है। नंदन नीलेकड़ी इन्फोसिस के अध्यक्ष है। और यहां पर देखा जाए नए वाइस चेयरमैन कौन बन गए? तो नितिन परांजपे बन गए। यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अनुभव के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो हिनकेन एनवी के पूर्व वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। भूमिका की चर्चा कर ले तो रणनीतिक निर्णयों में ये बोर्ड का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए बोर्ड संचालन में अध्यक्ष नंदन नीलगढ़ी के रणनीतिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। अगली खबर पर चर्चा करें। यहां पर देखा जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटली अवार्ड। ठीक है, जो विटली अवार्ड होता है इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। यहां पर चर्चा करते हैं किसको प्रदान किया गया है? परवीन शेख को विटली अवार्ड प्रदान किया गया। ये है परवीन शेख, इनको देखा जाए विटली अवार्ड प्रदान किया गया 2026 का। किस लिए प्रदान किया गया है? तो इंडियन स्कीमर। ठीक है, इंडियन स्कीमर, यहां पर ये इंडियन स्कीमर है, इसके संरक्षण के लिए, इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए देखा जाए ये विटली अवार्ड जो वैश्विक सम्मान है जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, किसको प्रदान किया गया है? परवीन शेख को प्रदान किया गया है। ठीक है, 29 अप्रैल 2026 को लंदन में यह प्रदान किया गया है विटली फंड फॉर नेचर के द्वारा। यहां पर चर्चा करें किस लिए प्रदान किया गया है? तो इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ देखा जाए जो इंडियन स्कीमर है ये IUCN के इंडेंजर्ड यानी कि लुप्त प्राय श्रेणी में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो इंडियन स्कीमर, अब इससे संबंधित सवाल यूपीएससी में इंडियन स्कीमर से पूछ सकता है।
यूपीएससी में इंडियन स्कीमर से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं इंडियन स्कीमर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो 90% से अधिक आबादी भारत में रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका देखा जाए जो प्रमुख प्रजनन स्थल है वो कहाँ पर है, चंबल नदी का जो सैंडबार क्षेत्र है वहां पर है। ठीक है, चंबल क्षेत्र में स्थानीय समुदायों ने नेस्ट प्रोटेक्ट्स यानी कि जो घोंसला रक्षक के रूप में इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। जो चंबल क्षेत्र है वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको देखा जाए बेसिकली जो परवीन शेख है इनके द्वारा जो स्कीमर यानी कि जो इंडियन स्कीमर है इन पक्षियों का जो घोंसला होता है उस घोंसले के रक्षक के रूप में जोड़ने का प्रयास किया। जिससे हुआ क्या कि जो 14% यहां पर देखा जाए 14% से बढ़कर, ठीक, यहाँ का इनका जो सर्वाइवल रेट था वो 14% से बढ़कर कितना हो गया, 27% हो गया। और जो पक्षियों की कुल संख्या 2017 में 400 बची थी वो वर्तमान में देखा जाए तो 1000 से ऊपर हो गई है। यानी कि जो इंडियन स्कीमर पक्षी हैं उनको देखा जाए उनको संरक्षित करने में परवीन शेख का अहम योगदान था और इसीलिए इनको विटली अवार्ड प्रदान किया गया जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्षेत्र से इंपॉर्टेंट हो जाता है। IUCN के स्टेटस से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, सीधे एमसीक्यू में पूछा जाने वाला तथ्य है कि किस इंडियन स्कीमर कौन सी कैटेगरी में सम्मिलित है, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में सम्मिलित है। साथ ही साथ यहाँ पर इसको ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हैं। अब ज्योग्राफी से कैसे लिंक कर सकते हैं, चंबल नदी के बारे में बात आई है। ठीक है, कि चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहीं पर इंडियन स्कीमर पाए जाते हैं। तो चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक, अब चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसका देखा जाए कितने राज्यों से चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर जो पारिस्थितिकी जुड़ाव है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो चंबल नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ाव है यहाँ पर देखा जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होती है। मैप के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया भी गया है। साथ ही साथ एक टर्म यहाँ पर याद रखिएगा जो ग्रीन ऑस्कर है। अब ये ग्रीन ऑस्कर आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपके यूपीपीसीएस के PYQ में पूछा जा चुका है ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है। तो ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है, विटली अवार्ड जो होता है इसी को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। ठीक, विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन नोबल किसको कहा जाता है, बताइए, चलिए कमेंट में बताइएगा। अगली खबर पर चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 2026 के बारे में। इसको देखा जाए मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाया जाता है, जो श्रम दिवस होता है हर साल 1 मई को मनाया जाता है। कब, 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए विश्व भर में श्रमिकों के योगदान और अधिकारों के ऐतिहासिक सम्मान के रूप में हर साल 1 मई का दिन अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, आर्थिक सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखा जाए समानता एवं सामाजिक न्याय का वैश्विक प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है इस दिवस को। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए श्रम दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चर्चा कर लेते हैं। 1886 में शिकागो अमेरिका, यहाँ पर देखा जाए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर बड़ा श्रमिक आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके बाद देखा जाए जो हेमार्केट कांड हुआ था, हेमार्केट कांड, यहाँ पर देखा जाए इस आंदोलन के दौरान हुई ऐतिहासिक घटना जिसने श्रमिक अधिकारों की लड़ाई को वैश्विक पहचान दिलाई थी, हेमार्केट कांड। ठीक है, और उसके बाद होता क्या है, 1889 में देखा जाए तो यूरोप में समाजवादी दलों द्वारा 1 मई को प्रतिवर्ष आधिकारिक श्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और तभी से देखा जाए 1889 से ही हर साल जो 1 मई का दिन होता है इसको देखा जाए तो श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर देखा जाए वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। कैसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो दिवस जो स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। अन्य देखा जाए वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, जैसे आप HEO का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, HEO का पेपर देने जा रहे हैं, HEO के पेपर में देखा जाए तो विश्व इतिहास सीधे सीधे आपके सिलेबस में मेंशन करके रखा है। अब विश्व इतिहास मेंशन करके रखा है तो पूछ लिया अगर आपसे कि हेमार्केट अफेयर्स यानी कि जो हेमार्केट कांड था इसका संबंध किस आंदोलन से है, क्या किससे है, तो बेसिकली देखा जाए जो श्रमिक अधिकार आंदोलन थे उसी से संबंधित था हेमार्केट कांड। ठीक, अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए 1886 में प्रारंभिक आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो 1886 में जो श्रमिक आंदोलन हुए थे उनकी प्रमुख मांग क्या थी, यूरोप में हुए प्रमुख 1886 में यूरोप में हुए प्रारंभिक आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी, 8 घंटे की कार्य दिवस। यानी कि जो कार्य दिवस है उसके घंटे निर्धारित किए जाए, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, यहां पर 8 घंटे का कार्य दिवस, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भारत की पहली सी प्लेन एयरलाइन स्काई हॉप। ठीक है, स्काई हॉप यहां पर चर्चा करते हैं। भारत की पहली सी प्लेन एयरलाइन कौन सी, स्काई हॉप। यहां पर देखा जाए
डीजीसीए से कॉमर्शियल उड़ान की ऐतिहासिक मंजूरी इसने प्राप्त कर ली है। चर्चा करते हैं उपलब्धि क्या है इसकी, ठीक है, स्काई हॉप की। तो ये देश की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन एयरलाइन है। यहां पर देखा जाए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट इसको प्राप्त हो गया है। क्षमता कितनी है, तो 19 सीटर विमान है, ठीक है। इस प्रकार से आपने मूवी वगैरह में देखी होगी कि ये जो विमान है ये पानी में ही लैंड कर जाता है और पानी से ही टेक ऑफ कर जाता है, ठीक। 19 सीटर विमान है। देखते हैं यहाँ पर स्काई हॉप परीक्षण और संचालन तक। यहां पर देखा जिसके परीक्षण के बारे में चर्चा कर ले तो इसका परीक्षण कहां पर किया गया, उत्तराखंड के गंगा बैराज से लेकर उत्तराखंड के टिहरी झील, ठीक है, उत्तराखंड के गंगा बैराज से इसने टेक ऑफ किया था और लैंडिंग कहां पर की, टिहरी झील में इसने लैंडिंग की थी। संचालन चरण की बात कर ले तो प्रथम सेवा लक्षद्वीप समूह में शुरू होगी। साथ ही साथ इसकी यहां पर देखा जाए इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो 5 द्वीपों को आपस में एवं मुख्य भूमि से जोड़ना, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। और यहां पर देखा जाए कंपनी प्रमुख अवनी सिंह नागर विमानन मंत्रालय के समर्थन से यहां पर नेतृत्व कर रही हैं, ठीक है। तो याद रखिए भारत की पहली सी प्लेन एयरलाइन कौन सी है, स्काई हॉप है और इसको डीजीसीए के द्वारा कमर्शियल उड़ान की ऐतिहासिक मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ देखा जाए इसको एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका है। ये 19 सीटर विमान है और इसका देखा जाए प्रथम परीक्षण कहां पर किया गया, तो उत्तराखंड के गंगा बैराज से देखा जाए इसने टेक ऑफ किया था और लैंडिंग कहां पर की थी, टिहरी झील में लैंडिंग की थी। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसकी प्रथम सेवा जो प्रारंभ होगी वो कहां पर प्रारंभ होगी, तो लक्षद्वीप समूह में इसको प्रथम सेवा प्रारंभ की जाएगी। और उद्देश्य क्या है कि 5 द्वीपों को आपस में एवं मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधे आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की पहली सी प्लेन एयरलाइन का नाम क्या है, ठीक, नाम है स्काई होप, ठीक। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब स्टेट पीसीएस, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से टिहरी झील तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है, मिलान के दृष्टिकोण से पूछ सकता है सवाल कि परीक्षण स्थल जो था यानी कि टेक ऑफ कहां पर किया गया। टेक ऑफ तो यहां पर देखा जाए बताया मैंने आपको कि उत्तराखंड के गंगा बैराज से टेक ऑफ हुआ था और टिहरी झील में लैंड किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई महीने में प्रस्तावित था, जो पूर्व में कैलेंडर आया था उत्तराखंड पीसीएस का, उसमें जुलाई महीने में प्रस्तावित था परीक्षा, लेकिन अभी फिलहाल कैलेंडर अपडेट किया गया है जिसमें कैलेंडर पे अभी डेट नहीं निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं प्रशासनिक डेटा सामंजस्य सम्मेलन 2026 के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखा जाए डेटा आधारित सुशासन की ओर एक कदम, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, प्रशासनिक डेटा सामंजस्य सम्मेलन 2026 का भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। 29-30 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन हुआ और आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। चलिए अब यहां पर देखते हैं सम्मेलन का जो प्रमुख बिंदु है उन पर चर्चा करें। सबसे पहले तो ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था इसका केंद्रीय विषय क्या था, थीम क्या था, हार्मोनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर गवर्नेंस, ये इसका थीम था, ठीक। परीक्षा में पूछे कि प्रशासनिक डेटा सामंजस्य सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या था, केंद्रीय विषय क्या था, तो हार्मोनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर गवर्नेंस इसका मुख्य विषय था। यहां पर देखा जाए इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो कनकवर्धन देव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मुख्य फोकस क्या रहा, डेटा इंटीग्रेशन, साथ ही साथ गुणवत्ता सुधार और नीति निर्माण का प्रभावी उपयोग यहाँ पर केंद्र बिंदु रहा, मुख्य फोकस रहा जिस पर चर्चा की गई। यहाँ पर देखा जाए 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 हितधारकों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक। आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रशासनिक डेटा सामंजस्य सम्मेलन 29 से 30 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका थीम हार्मोनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर गवर्नेंस था, जिसका उद्घाटन कनकवर्धन देव के द्वारा किया गया था, जिसमें 31 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 300 से अधिक हितधारकों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए मुख्य फोकस डेटा इंटीग्रेशन, गुणवत्ता सुधार, नीति निर्माण और प्रभावी उपयोग रहा था। इतने पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब यहां पर देखा जाए जो मेमोराइजिंग थीम है, यानी कि थीम से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसके आयोजन से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, किसका आयोजन किसके द्वारा, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसी वजह से देखा जाए तो ये सवाल यहाँ पर बता भी दिया गया आपको, मिनिस्ट्री ट्रैप अलर्ट दिया गया है, आयोजन किसके द्वारा किया गया था इसका, ठीक। क्योंकि देखा जाए प्रशासनिक डेटा सामंजस्य, अब डेटा की बात आ रही है ना, तो डेटा से आप सोचेंगे कि आईटी मंत्रालय के द्वारा किया, नहीं, आईटी के द्वारा नहीं किया गया है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं ऑक्सफोर्ड सीरम का मलेरिया वैक्सीन समझौता। अब यहां पर देखा जाए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच में मलेरिया वैक्सीन R78C समझौता किया गया है, ठीक। अब यहां पर मलेरिया वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मलेरिया वैक्सीन जो है
मलेरिया वैक्सीन से सवाल 2024 यूपीपीसीएस प्री में डायरेक्टली आपके सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये क्या है, बेसिकली R78C, तो नेक्स्ट जनरेशन मलेरिया वैक्सीन है। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा R78C ये क्या है। ठीक, तो ये नेक्स्ट जनरेशन मलेरिया वैक्सीन है और यहां पर देखा जाए इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में देखें तो क्लिनिकल ट्रायल फेज में ये चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो मलेरिया होता है, ठीक, मलेरिया का वाहक कौन है? वाहक, अब बताइएगा। ठीक, मलेरिया का वाहक कौन है? चलिए आगे देखते हैं अगली खबर। आरबीआई का मिशन सक्षम, यहां पर देखा जाए आरबीआई का जो मिशन सक्षम है उसके बारे में चर्चा करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मिशन सक्षम आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम है ये, जिसमें 40 लाख प्रतिभागियों को ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए क्या किया जाएगा, सुधार के जो एरिया है, कोर एरिया, गवर्नेंस, यहां पर देखा जाए जो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट होता है, साथ ही साथ बिजनेस स्टैंडर्ड पर ध्यान दिया जाएगा। टारगेट ग्रुप क्या होगा, तो बोर्ड मेंबर्स, सीनियर मैनेजमेंट व स्टाफ यहां पर देखा जाए उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। फिजिकल और डिजिटल मोड में जो ट्रेनिंग होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर बात करें जो यूसीबीज है उनको फ्यूचर रेडी बनाया जाएगा। ठीक है, उनको फ्यूचर रेडी बनाया जाएगा। अब यहां पर देखा जाए इसको आप रिलेट कर सकते हैं इकोनॉमी बैंकिंग रिफॉर्म से, और प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स क्या है कि मिशन सक्षम से संबंधित सीधा सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, मिशन सक्षम से संबंधित परीक्षा में सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया मिशन सक्षम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो एम्प्लॉई हैं उनको ट्रेनिंग देने से संबंधित है, राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। चलिए आगे देखते हैं। पीलीभीत में एपिडा की बासमती व जैविक प्रशिक्षण केंद्र, अब यहां पर देखा जाए पीलीभीत में एपिडा के द्वारा बासमती व जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यह आपकी परीक्षा में यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में एपिडा के द्वारा बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया कहां पर, पीलीभीत में। और पीलीभीत में कहां पर, तो तांडा बिजेसी गांव पड़ता है, वहीं पर देखा जाए 7 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है और उसी पर देखा जाए इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इसका बजट कितना होगा, तो 15 करोड़, यानी कि एक वर्ष में पूर्ण होने का लक्ष्य भी रखा गया और 15 करोड़ बजट के हिसाब से, मतलब 15 करोड़ के बजट में इसको निर्मित भी किया जाएगा। ठीक, यहां पर चर्चा करें सुविधाएं कौन कौन सी होंगी, तो सुविधाएं यहां पर बात करें तो प्रदर्शन फार्म, बीज उत्पादन इकाई, बासमती संग्रहालय होगा जहां पर 45 किस्म की बासमती जो चावल है उनका संग्रह किया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए पेस्टिसाइड रेड्यूस और हैवी मेटल टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो एग्रीटेक है, एग्रीटेक का उपयोग किया जाएगा जिससे जो बासमती राइस है, बासमती चावल है, उनके उत्पादन को किस प्रकार से उन्नत किया जा सके, उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है, यानी कि जो जैसे चावल है, अब फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, फोर्टिफाइड चावल का मतलब ये होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपको अलग से मतलब लेने पड़ रहे हैं, तो चावल को ही इस प्रकार से बना दिया जाए कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाए, और इसी को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। और इसी प्रकार से देखा जाए चावल इत्यादि को फोर्टिफाइड किया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई लागू कर दिया गया है। ठीक है, बीमा क्षेत्र में 100% जो एफडीआई था उसको लागू कर दिया गया है। फेमा रूल 2026 के तहत ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को अधिसूचित कर दिया गया है। अपवाद कौन सा रखा गया, तो एलआईसी में देखा जाए एफडीआई सीमा केवल 20% ही रहेगी, यानी कि अपवाद है एलआईसी, यही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें यहां पर तो सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 के तहत एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 था, इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो जिसकी सीमा पहले 74% थी, इसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो इसको बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है, जिसमें अपवाद है एलआईसी। ठीक है, यहां पर बात करें इरेडा के अधीन बीमा कंपनियों व इंटरमीडिएटरीज जो ब्रोकर सहित हैं, उनमें देखा जाए 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई
लागू हो जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि बीमा क्षेत्र में निवेश, प्रतिस्पर्धा व 15 से 20% ग्रोथ रेट की गति मिलने की संभावना है। ठीक है, जिससे लाभ क्या होगा? लाभ होगा कि निवेश भी आकर्षित होगा, साथ ही साथ मार्केट में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अब अपवाद कौन है? LIC का स्टेटस। यहां पर देखा जाए भारतीय जीवन बीमा निगम में FDI की सीमा 20% को बरकरार रखा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि LIC में टोटल 20% ही FDI लागू की गई है। चलिए आगे देखते हैं। एम्स दिल्ली देश का पहला पोर्टेबल बेड साइड MRI। ठीक, अब ये पोर्टेबल बेड साइड जो MRI है ये कहां पर? तो एम्स दिल्ली में देखा जाए इसको स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं। भारत में पहली बार पोर्टेबल बेड साइड MRI का नियमित क्लिनिकल उपयोग कहां पर शुरू किया गया है? एम्स दिल्ली में शुरू किया गया है। बात करें तो सूप पोर्टेबल MRI सिस्टम, ठीक है, हाइपर फाइन इसका नाम है, सूप पोर्टेबल MRI सिस्टम है ये। यहां पर बात करें ICU इमरजेंसी व ट्रामा वार्ड में मरीजों का ब्रेन स्कैन सीधे बेड पर ही किया जा सकेगा। अलग MRI कक्ष, शील्डिंग तथा उच्च विद्युत क्षमता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ बात करें स्ट्रोक, हेड इंजरी, ICU मॉनिटरिंग और यहाँ पर न्यूरो सर्जरी में त्वरित व सटीक डायग्नोसिस हो सकेगा। ठीक है, और इसको देखा जाए जो हेल्थ केयर सेक्टर है, वो हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। पारंपरिक MRI के विपरीत इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। स्वेप सिस्टम कीवर्ड प्रेम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। अंडमान में समुद्र के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा। ठीक है, अंडमान में देखा जाए तो समंदर के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया है, जिसका देखा जाए आकार कितना, तो 60 से लेकर 40 मीटर तक ये लंबाई और चौड़ाई में था। ठीक है, और कहां पर? यहां पर बात करें राधानगर बीच जो स्वराज द्वीप में अवस्थित है अंडमान में, वहां पर इसको फहराया गया समंदर के नीचे, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया। बात करें हम भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस तथा वन विभाग के द्वारा संयुक्त प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से यह तिरंगा समंदर के नीचे फहराया गया था। ठीक है, यहां पर बात करते हैं वेटेड फ्रेम और रस्सियों की मदद से समुद्र के अंदर पानी में संतुलन रखा गया था। ठीक है, अब इसकी जो पुष्टि हुई थी, जज कौन थे? ऋषिनाथ जज थे, ये नाम आपको याद रखना है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। चलिए नियुक्तियों के दृष्टिकोण से देखते हैं। नीति आयोग में 2 नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं। अब ये 2 नए पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से हैं? जोरम आनिया और R बालासुब्रमण्यम। ठीक, जोरम आनिया और R बालासुब्रमण्यम नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं नीति आयोग में। यहां पर बात करें तो पदेन अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी हैं। अशोक लेहड़ी देखा जाए तो उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। साथ ही साथ बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो ये नियुक्तियां हुई है, नियुक्तियों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्माण में नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है। जोरम आनिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश निसी समुदाय से संबंधित है जोरम आनिया, और इनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो हिंदी में इन्होंने PhD की है, और हिंदी में PhD करने वाली राज्य की पहली महिला है जोरम आनिया। ठीक है, और R बालासुब्रमण्यम के बारे में चर्चा करें तो प्रख्यात लेखक और नीति विशेषज्ञ हैं, पब्लिक पॉलिसी में व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं। और इस प्रकार इन दोनों नामों को आपको याद रखना है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर परीक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रतिनिधित्व के बारे में चर्चा करें तो जोरम आनिया की नियुक्ति से पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नीति आयोग से संबंधित सवालों की परीक्षा पूछे जाते हैं, सहकारी संघवाद और समावेशी विकास का उत्कृष्ट उदाहरण भी है ये। साथ ही साथ नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाएगा। अमेरिका ने कहा है कि वो जर्मनी से अपने 5000 सैनिक वापस बुलाएगा। ठीक है, और कारण क्या बताया है? यहां पर देखा जाए ईरान मुद्दे पर बढ़ती तनातनी का सीधा प्रभाव पड़ा है, जिससे अमेरिका ने यह निर्णय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नाटो असंतोष के बाद उठाया गया यह बड़ा कदम माना जा रहा है, और यूरोप की सुरक्षा रणनीति में ऐतिहासिक बदलाव भी माना जा रहा है इसे। ठीक है, यहां पर बात करें वर्तमान में तो 36,000 से ज्यादा, जो वर्तमान में जर्मनी में 36,000 से ज्यादा नाटो देशों में सर्वाधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ठीक, कुल तैनाती की बात करें तो यूरोप में टोटल 68,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से देखा जाए तो 36,000 अकेले जर्मनी में तैनात हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो ये 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया है, ये अगले 6 से 12 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पेंटागन ने अपने रिपोर्ट में बताया कि अगले 6 से 12 महीने में ये 5,000 सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे। और भविष्य में देखा जाए संभावना क्या है कि इटली और स्पेन से भी सैन्य वापसी की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है,
इटली और स्पेन से भी जो वापसी है उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। आईआर के दृष्टिकोण से यह पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर परीक्षा फोकस भू राजनीतिक और नाटो है। साथ ही साथ चर्चा करें तो नाटो देशों के बीच जर्मनी की सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, प्रभाव क्या होगा, यह कदम यूरोप की रक्षा निर्भरता और नाटो गठबंधन के आंतरिक समीकरणों को बदल सकता है। ठीक, संदर्भ आप जानते ही हैं, हमेशा जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसी पॉलिसी पर चलते हुए साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट है, ईरान में तनाव जो चल रहा है, उस तनाव के चलते देखा जाए अमेरिका द्वारा यह निर्णय लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, सचेत सिस्टम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विज्ञान और तकनीकी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सचेत सिस्टम। यहां पर देखा जाए जियो टारगेटेड आपदा चेतावनी प्लेटफॉर्म है। ठीक, पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा कि आंधी तूफान तेज हवाएं चल रही हैं और आपके फोन पर अलर्ट आता है कि आप उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में हैं, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो ये सारी चीजें इसी प्रकार से देखा जाए सचेत सिस्टम काम भी करता है। ये देखा जाए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है। ठीक है, खतरे वाले क्षेत्रों जो जियो टारगेटेड होते हैं उनमें देखा जाए सटीक मोबाइल अलर्ट प्रदान करता है। भूकंप, सुनामी, गैस रिसाव जैसी आपदाओं में तुरंत चेतावनी प्रदान करेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपको फोन पर बरसात की जानकारी मिल जाती है, उसी प्रकार से देखा जाए तो ये जो सचेत सिस्टम है ये क्या करेगा, भूकंप, सुनामी, गैस रिसाव इत्यादि की आपदाओं की तुरंत जानकारी प्रोवाइड करेगा, जो आपदा प्रबंधन तकनीकी में देखा जाए एक महत्वपूर्ण क्रांति माना जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित होगा। तकनीकी के बारे में चर्चा करें तो सेल ब्रॉडकास्ट तकनीकी यानी कि नेटवर्क जमा पर भी काम कर सकती है, यानी कि जो भी सिम आप यूज कर रहे हैं उस सिम के माध्यम से आपके पास देखा जाए तो रियल टाइम में सभी मोबाइल पर एक साथ संदेश पहुंच जाएगा। ठीक, यहाँ पर बात करें तो 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में इसको यह सक्रिय है। 19 भाषाओं में आपके पास सूचनाएं प्राप्त होंगी। अभी तक देखा जाए तो 134 अरब से ज्यादा SMS अलर्ट भेजे जा चुके हैं इसके अंतर्गत। ठीक, यहां पर देखा जाए ये आपदा प्रबंधन जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता की बात कर लेते हैं तो सीएपी तकनीकी को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ इसका लाभ क्या होगा, तो सेल ब्रॉडकास्ट यानी कि इंटरनेट पर निर्भरता नहीं रहेगी, जिससे नेटवर्क कंजप्शन बाईपास भी किया जा सकता है। मुख्य परीक्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो भूमिका है आपदा प्रबंधन में उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायिक राज्य बन गया है, यानी कि जो सिक्किम है ये देश का पहला पेपरलेस न्यायिक राज्य बना है। आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिक्किम उच्च न्यायालय बना पूरी तरीके से डिजिटल। यहां पर बात करें ई कोर्ट्स परियोजना के तहत ऐतिहासिक उपलब्धि सिक्किम कोर्ट ने हासिल किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत के द्वारा गैंगटोक सम्मेलन में आधिकारिक घोषणा की गई है कि देश का पहला पेपरलेस न्यायिक राज्य कौन बन गया है, सिक्किम बन गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पूर्ण डिजिटलीकरण यानी कि केस फाइलिंग, सुनवाई और न्यायिक आदेश अब 100% डिजिटल माध्यम से होगा। ठीक है, मुख्य आधार न्यायिक डाटा ग्रिड जो NJDG था, इस संपूर्ण प्रणाली की तकनीकी रीडर है, यानी कि जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड था उसी के माध्यम से देखा जाए तो सिक्किम जो है ये भारत का पहला 100% पेपरलेस न्यायिक राज्य बन गया है। ठीक है, यहां पर बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आम नागरिकों के लिए न्याय तक आसान पहुंच, समय की भारी बचत, साथ ही साथ व्यवस्था में पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी वजह से देखा जाए तो सारी चीजें ऑनलाइन की जा रही हैं, कि सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी तो एक्सेसिबल ज्यादा हो जाती हैं, आप घर बैठे ही सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए परीक्षा फोकस। अब आगामी चुनौतियां क्या होंगी, ये चुनौतियों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मुख्य परीक्षा में अगर जो ई कोर्स है, ई कोर्स से संबंधित सवाल पूछ लिया गया, उनमें जो चुनौतियों वाला सेक्शन होगा कि इससे चुनौतियां क्या हैं। फायदे तो आप गिना देंगे, लेकिन चुनौतियां कैसे गिनाएंगे, तो डिजिटल डिवाइड सबसे पहली चुनौती ये होगी, डिजिटल डिवाइड की पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना कठिन है। बुनियादी ढांचे यानी कि ई सेवा केंद्रों की संख्या में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो डिजिटल साक्षरता यानी कि आम नागरिकों में तकनीकी के उपयोग को लेकर जागरूकता का अभी भी अभाव है। तो ये सारी यहाँ पर चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों पर अगर हम काम करेंगे तो अपना जो ई प्रोफाइलिंग या ई गवर्नेंस का सिस्टम है, ई कोर्ट्स का सिस्टम है, ई न्यायालय का सिस्टम है, उसको हम लोग गांव गांव तक, दूर दराज तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रसून जोशी के बारे में। प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। यहाँ पर चर्चा करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। आपकी परीक्षा के लिए नियुक्ति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस नेतृत्व से संस्था को नई रचनात्मकता, ऊर्जा मिलेगी।
चर्चा करें तो 2017 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सफल कार्यकाल इनका रहा है। साथ ही साथ साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा व मीडिया क्षेत्र में अत्यंत या देखा जाए प्रतिष्ठित रचनात्मक व्यक्तित्व इनका रहा है। अपने अगली खबर पर हम चर्चा करें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने जो पाक जल डमरू है इसको तैर कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, 7 साल का बच्चा है ईशांक सिंह। ठीक है, इसने जो पाल्क स्ट्रेट है उसको तैर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत श्रीलंका के बीच स्थित खतरनाक पाल्क स्ट्रेट को पार कर यहाँ पर उसने रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक सिंह इसका नाम है। यहाँ पर देखा जाए यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम के द्वारा विशेष खिताब इसको प्रदान किया गया है। ठीक, अब जो रूट था उस रूट के बारे में चर्चा करें तो ये पाल्क स्ट्रेट है, ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है। ठीक, मैप में आप जाने रहिए। धनुषकोडी से तलई मनार ये रूट था, धनुषकोडी से तलई मनार। ये क्षेत्र पूछा भी जा चुका, आपके पीवाईक्यू आप उठाकर ज्योग्राफी का देखेंगे, पूर्वावलोकन उठाकर देखेंगे तो पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए रांची के निवासी है ईशांक सिंह और पूर्व रिकॉर्ड जय जसवंत के नाम था। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा इनको सम्मानित भी हेमंत सोरेन के द्वारा ईशांक सिंह को सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 वर्षीय ईशांक सिंह कहाँ के निवासी, रांची के निवासी है और इनको देखा जाए हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित भी किया गया। पूर्व में देखा जाए ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था, तो ये रिकॉर्ड जय जसवंत के नाम था और 29 किलोमीटर की दूरी देखा जाए 9 घंटे 50 मिनट में पूरी की है। 30 अप्रैल 2026 को ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। चलिए अब चलते चलते कुछ सवाल हैं, उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को किस संस्थान के द्वारा एलुमिनाई अवार्ड ऑफ प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा या आईएमएफ के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 2 है विटले अवार्ड 2026 जिसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं, किसे सम्मानित किया गया? सुनीता नारायण, प्रवीणा शेख, वंदना शिवा, मेधा पाटकर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत की पहली कॉमर्शियल सीप्लेन एयरलाइन स्काई होप एविएशन को किस संस्थान ने एयर ऑपरेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया है? नीति आयोग, डीजीसीए, आरबीआई या सेबी? क्वेश्चन नंबर 4 है आरबीआई के मिशन सक्षम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि ऋण को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को बढ़ाना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की क्षमता निर्माण करना या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना? ठीक है, तो आज देखा जाए सवाल पूछे गए हैं आपसे 4, इन 4 सवालों को उत्तर दीजिएगा। और कुछ लोगों की शिकायत ये है कि सर जो कंटेंट है वो हिंदी में है, बाइलिंगुअल नहीं है, तो प्रयास करेंगे कि अगला जो कंटेंट आए वो कंटेंट इंग्लिश में ही हो। ठीक है, वो कंटेंट इंग्लिश में ही रखा जाए और उसके बाद जो कंटेंट आएगा अगर लगेगा कि हाँ स्लाइड ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है, तो अपने पुराने फॉर्मेट में वापस लौटेंगे। बीच बीच में जो स्लाइड जहाँ जरूरी होगा वहाँ पर इन स्लाइड को यूज़ करेंगे, बाकी अपने पुराने फॉर्मेट में जो बाइलिंगुअल फॉर्मेट था उसमें वापस से लौटेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।